दोस्तों मैं अंकित मिश्रा स्वागत करता हूं अपने इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अशोक के अभिलेख के बारे में। आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग लुसेंट जीके की महा मैराथन सीरीज को लेकर के चल रहे हैं। लुसेंट के एक एक फैक्ट और एक एक टॉपिक को पेज वाइज जो है इस तरह से फ्लो चार्ट व डायग्राम की मदद से हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं। तो आप जो है इस चैनल पर विजिट करिए, आपको लुसेंट की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी जहां से जो है दोस्तों आप पूरे लुसेंट को बहुत ही आसान कर सकते हैं। लुसेंट का आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 44 है, पेज नंबर 13 को अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने 43 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है और इसकी पहले वाली वीडियो में हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में बात की थी। किस तरह से बात की थी मैं उसको एक बार रिवाइज कर देता हूं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं मौर्य साम्राज्य। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं। और मौर्य साम्राज्य में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार समझ लीजिए, आपको सारी जानकारी समझ में आ जाएगी और किस तरह से एक फ्लो चार्ट बन जाएगा कि आपको वीडियो किस तरह से प्रोवाइड की जा रही है। आज का टॉपिक अशोक के अभिलेख है। बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही कहानी की तरह सारी चीज़ों को समझाऊंगा कि किस किस अभिलेख में क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं और क्यों लिखी गई हैं, कैसे जो है उनको विचार आया लिखने का, सारी बात हम इस वीडियो में करेंगे। ये सारे लेख कौन कौन से हैं, कैसे होते हैं, क्यों इनका नाम ऐसा पड़ा, ये सारी चर्चा करेंगे। एक बार हम थोड़ा नज़र डाल लेते हैं अपने सिलेबस को कि क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मौर्य साम्राज्य में दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। हम लोगों ने पढ़ लिया है राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। राजनीतिक व्यवस्था में हमने चंद्रगुप्त का पूरा इतिहास पढ़ा, उसके बाद हमने बिंदुसार का पूरा इतिहास पढ़ा, उसके बाद दोस्तों हमने बिंदुसार के बेटे अशोक का पूरा इतिहास पढ़ा और देखा कि अशोक ने कौन कौन से काम किए थे, चंद्रगुप्त ने कौन कौन से काम किए थे, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था कि राजा जो रहता था वो क्या क्या काम किया था, उसकी जीवन शैली कैसी थी, वो किस तरह से किसी राज्य को अपने राज्य में मिलाता था। चंद्रगुप्त के बारे में पूरा डिटेल अध्ययन किए हम लोग। इस पूरे जो है आप जाएंगे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी और ये करीब मेरा 7वां 8वां लेक्चर होने वाला है मौर्य साम्राज्य पे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने सारी बातें कर रखी है। अच्छा, उसके बाद हमने देखा यहाँ के समाज के बारे में कि यहाँ का समाज किस तरह से है, जैसे समाज आपको देखने के लिए मिला, पूरी बात हमने की इस पे। उसके बाद यहाँ के हमने प्रशासन के बारे में बात किया, प्रशासन व्यवस्था हमने देखा मौर्य साम्राज्य की। उसके बाद अर्थव्यवस्था भी हमने देखा है, तो अर्थव्यवस्था भी आप जा कर के वीडियो देख सकते हैं। यहाँ की जो कलाएं हैं उसके बारे में भी हमने पढ़ा। और आज जो हमारा सबसे लास्ट टॉपिक होने वाला है मौर्य साम्राज्य का, वो है अशोक के अभिलेख। तो ये 6वें नंबर का पॉइंट है। 5 पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है मौर्य साम्राज्य में। तो वीडियो नहीं देखिए तो जाइए आप वीडियो को देखिए और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। और नहीं भी देखे हैं तो ये भी तब भी ये वीडियो जो है और अच्छे से समझ में आएगा। तो कंटिन्यू रहिएगा एंड तक। तो समय को बर्बाद ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं अशोक के अभिलेख क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो अभिलेख होता क्या है उसको समझिए। देखिए अभिलेख वो चीज़ होती है, जैसे पहले क्या होता था, पहले पेपर या कागज़ नहीं होता था। अभी आज के समय में सबके पास कॉपी है, सबके पास किताब है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो कोई भी राजा अपनी प्रजा को अगर कुछ बताना चाहता है तो वो नोटिस लिखने के लिए किसका यूज करते थे? पत्थरों का यूज करते थे। जैसे आप अभी भी देखते होंगे दोस्तों, मंदिर वगैरह में जाएंगे या फिर अगर किसी गांव या ग्राम सभा में जा रहे हैं तो आपका पिलर एडिक्ट मिलता है, जो है स्तंभ लेख मिलता है कि ऐसे दीवार का बना हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कि माननीय प्रधान जी द्वारा जो है सड़क योजना निर्माण, तमाम चीज़ें लिखी रहती हैं। तो पत्थर पर लिखना, अब वो पत्थर इस पिलर हो सकता है, वो पत्थर एक जो है चट्टान हो सकती है, वो पत्थर जो है एक गुफा का पत्थर हो सकता है। तो पत्थरों पर लिखना ही क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। पहले अभिलेख का मतलब समझिए। अभिलेख का मतलब ये होता है कि पत्थरों पर लिख देना। क्या कहलाएगा? अभिलेख कहलाएगा। जिसको हम कागज पर ना लिखे हों उसको अभिलेख कहते हैं। ठीक है। अभिलेख में 3 तरह के अभिलेख मिलते हैं अशोक के। कौन कौन से? शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। अब देखिए इसको समझिए। शिलालेख मतलब रॉक एडिक्ट। रॉक मतलब बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें थी, उसको अच्छे से थोड़ा बहुत पॉलिश करवा दिया गया और उस पर क्या कर दिया गया? कुछ लिखवा दिया गया। जैसे एक एग्जाम्पल तौर पे बात करें, अभी जो है रिसेंट टाइम में लोग ऐसा करते हैं कि जैसे मान लीजिए आप गोरखपुर में अगर बिलोंग करते हैं तो गोरखपुर में एक जगह है नौका विहार। आप नौका विहार घूमने गए, वहाँ पे जो है दीवार है, वहाँ पे आपने जो है बना दिया अपना कुछ भी बना दिया, लैला मजनू, इस तरह से होता है। ऐसा बहुत लोग करते हैं।
ताकि कि ये जगह जो है हमेशा याद रहे। तो इस तरह से वो डायग्राम बना देंगे या फिर कुछ लिख देंगे। आप जो है अलग अलग चीज़ें देखते हैं, रेदर जो है इस कंडीशन में आप लोग देखते होंगे, ठीक है। तो इसको क्या कहा जा सकता है, इसी को कहेंगे हम शिलालेख। मतलब पत्थरों पर लिखना ही शिलालेख कहलाता है, समझिएगा। तो अशोक के समय में बहुत सी सारी चीज़ें, तो देखिए ये इसको हम शिलालेख नहीं बोलेंगे, ये शिलालेख का गलत डिफिनीशन है, इसको नहीं इस तरह से, मतलब एक एग्जाम्पल तौर पे हमने दिया ताकि आप समझ पाएँ। शिलालेख ऐसे नहीं होता, शिलालेख पे कुछ नोटिस होती है, अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी गई होती है, प्रजा को देख रेख करने की, प्रजा को नियम बताने की चीज़ें लिखी गई होती है। तो ये तो गलत यूज है उसका, लेकिन ऐसा लोग कर देते हैं, ठीक है। तो आप समझने की बस कोशिश करिएगा, शिलालेख वह है जो बड़े बड़े पत्थरों पे, बड़े बड़े रॉक पे लिख दिया जाए कुछ। अब क्या लिखा जा सकता है, तो राजा नोटिस लिखेगा, कुछ नियम लिख देगा कि यहाँ की प्रजा को अब युद्ध नहीं लड़ना है। ऐसा लिखा था अशोक ने, जब कलिंग के युद्ध में वो जो है उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो बहुत से जितनी भी चीज़ें हैं, टोटल आपके 14 लॉन्ग रॉक एडिक्ट है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले समझ लेते हैं होता क्या है। शिलालेख समझ में आ गया आप लोगों को। शिलालेख यानी कि बड़े बड़े शिलाओं पे, बड़े बड़े पत्थरों पे, बड़े बड़े चट्टानों पे चीज़ों को लिखना ही शिलालेख कहलाता है, ठीक है। अब समझते हैं स्तंभ लेख क्या होता है। स्तंभ लेख, स्तंभ मतलब पिलर। दोस्तों क्या किया गया, पत्थर को काट करके खूब अच्छा सा एक पिलर बना दिया गया। जैसे पिलर होता है ना घरों में मान लीजिए इस तरह से पिलर बना दिया गया, बढ़िया से एकदम उसको पॉलिश वॉलिश करके जो है नक्काशी करके अच्छी से पिलर बना दी गई, और उस पिलर को कहीं गाड़ दिया गया किसी राज्य के द्वार पे, और वहाँ पे चीज़ें लिख दी गई। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम पिलर इडक्ट। तो पिलर इडक्ट भी किसका पार्ट है, शिलालेख का ही पार्ट है, लेकिन ये एक बाकायदे बनाया हुआ पिलर होता है, इसीलिए इसका नाम पिलर लेख है, पिलर अभिलेख है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, गुहा लेख क्या होता है, गुहा मतलब गुफा। अब दोस्तों आप सभी को पता है, मैंने पढ़ाया था कि अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में आजीवक संप्रदाय के लिए 4 गुफाओं का निर्माण किया था। अब उन गुफाओं में भी कुछ लेख मिले हैं, उसको हम अशोक का गुहा लेख कहते हैं। गुहा मतलब ऐसे लेख जो कि गुफाओं में लिखे गए हो। तो बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, अंदर जो है कुछ लिख दिया गया, तो ये गुफा है, समझ सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो एक चीज़ आप कॉमन देख रहे होंगे कि सब में क्या है, पत्थर ही, यानी कि पत्थरों पे लिखना ही अभिलेख कहलाएगा। एक चीज़ समझ सकते हैं। अब देखिए जरूरी नहीं पत्थर पे लिखा जा, हो सकता है पहले के लोग पत्ते पे भी लिख देते थे, तो उसको जो है अलग अभिलेख बोलेंगे। लेख मतलब अशोक के जो लेख मिले हैं वो पत्थरों पर ही लिखे गए हैं, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। अब ये कौन कौन से हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो बात करते हैं। देखिए 14 लॉन्ग रॉक एडिक्ट पढ़ेंगे हम लोग, और कुछ जो है लघु शिलालेख भी पढ़ेंगे। तो 14 बड़े बड़े इनके शिलालेख मिले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, उसको पढ़ेंगे क्या बातें लिखी गई हैं उसमें। और कुछ जो है छोटे छोटे शिलालेख इनके मिले हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्तंभ लेख में दोस्तों 7 जो है बड़े स्तंभ लेख मिले हैं, उसी के बारे में चर्चा करना है। और भी बहुत सारे मिले हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो लूसेंट में मेंशन है, वही हम लोग बात करेंगे। मिले तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो सबको नहीं पढ़ना है, उतनी चीज़ें पढ़नी है जो आपके एग्जाम ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। गुहा लेख में तो बराबर की पहाड़ियों में ही प्रमाण मिलते हैं, तो इसके बारे में हमें ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है, ठीक है। अब समझिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि अशोक के अभिलेख से संबंधित है, उसको समझिएगा। कि सबसे पहले अशोक के अभिलेख को खोज करने वाला व्यक्ति कौन था, वो था फैंथलर। तो सबसे पहला जी के बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये नीचे जो 3 इंपॉर्टेंट लिखा गया है नोट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, एग्जाम में पूछा ही जाता है। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि अभिलेखों की खोजकर्ता किसने की थी, यानी कि कैसे पता चला। जैसे जब खुदाई हो रही थी लोग, वो अशोक के काल की, जैसे इसी समय मतलब आधुनिक भारत में जब खुदाई हो रही थी, तो अशोक के अभिलेख मिले। किसने देखा सबसे पहले देखा फैंथलर ने। किसने देखा, फैंथलर ने। अब फैंथलर ने देखा जब, तो वो सोचा कि होगा कोई राजा लिखवाया होगा, तो वो उसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया, इसलिए उसके ऊपर सर्च उसने नहीं किया कि ये किस भाषा में लिखा है, क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि अभिलेखों की खोजकर्ता किसने की थी, या अभिलेख को खोजने वाला कौन था। तो वो था फैंथलर, लेकिन उसको वो पढ़ नहीं सका था, सिर्फ ये बताया कि भाई पत्थर है, उस पर कुछ लिखा है, अब क्या लिखा है वो नहीं बता पाया। और सबसे पहले
पढ़ने में जिसको सफलता मिली थी उनका नाम है जेम्स प्रिंसेस। क्या नाम है दोस्तों? जेम्स प्रिंसेस एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अभिलेखों को पढ़ा है और बताया है कि ये किस लिपि में है, किस भाषा में लिखा गया है और इसमें क्या क्या लिखा गया है। तो जो हम 14 बड़े शिलालेख पढ़ेंगे या 7 छोटे स्तंभ लेख पढ़ेंगे, उसको बताया किसने है? अब जरूरी नहीं है कि सारी जानकारी जेम्स प्रिंसेस ने ही दी, लेकिन अधिकतम जानकारी किसने दी है? जेम्स प्रिंसेस ने। सर्वप्रथम इसने ही पढ़ के बताया था कि क्या लिखा हुआ है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि किसने खोजा अभिलेखों को? तो फैंथलर। और किसने पढ़ने में सबसे पहले सफलता अपनाई? वो हैं आपके जेम्स प्रिंसेस। कौन है? जेम्स प्रिंसेस। अब देखिए, अब जेम्स प्रिंसेस ने जब इसको पढ़ लिया तो वो जरूर बताया होगा कि ये किस भाषा में लिखी गई है। तो कौन कौन से भाषा में मिले हैं अशोक के अभिलेख, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, अशोक का जो उस समय राज्य था, तो मगध वाला साम्राज्य था, पूरा मौर्य साम्राज्य, वो कहाँ कहाँ फैला हुआ था? वो हमारे पूरे भारत में फैला हुआ था, पाकिस्तान वाले इलाके में था और अफगानिस्तान वाले इलाके में था। तो 3 ही जगह से अभिलेख आपको मिलेंगे। तो जो अभिलेख अफगानिस्तान वाले इलाके में मिले हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं दोस्तों? किस लिपि में है? ग्रीक व अरमाइक लिपि। बहुत इंपॉर्टेंट, ये 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान से पढ़िएगा। अफगानिस्तान वाले इलाके में ग्रीक वाले ज़्यादा लोग रहते थे, तो ग्रीक व अरमाइक लिपि में ये लिखा गया है जो भी अभिलेख अफगानिस्तान में मिले हैं। पाकिस्तान में जो अभिलेख मिले हैं वो खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। और पूछा जाएगा कि खरोष्ठी लिपि एक ऐसी लिपि है जो दाईं से बाईं तरफ लिखी जाती है। मतलब अगर ये पेज है आपका, तो खरोष्ठी लिपि किधर से लिखी जाएगी? इधर से लिखी जाती है। मतलब दाईं से बाईं तरफ इस तरह से लिखते हैं हम, राइट टू लेफ्ट साइड में हम खरोष्ठी लिपि को लिखते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। तो ये पाकिस्तान में मिला है। बाकी सबसे मतलब शेष भारत में जो लिपि मिली है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा जो है आपके स्तंभ लेख और अभिलेख मिले हैं, वो दोस्तों ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। देखिए, ये जो 14 लॉन्ग रॉक एडिक्ट मिले हैं, ये टोटल 8 स्थानों से मिले हैं। 7 लॉन्ग पिलर एडिक्ट जो है वो 6 स्थानों से मिले। अभी हम चर्चा करेंगे पूरी डिटेल में। ये जो स्तंभ लेख मिले हैं ये सारे भारत में ही मिले हैं, और भारत में ये अगर मिले हैं तो इनकी पूरी लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। अब इसको मैं रिवाइज कराता हूँ दोस्तों कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ा दिया। सबसे पहले शिलालेख किसे कहते हैं? तो बड़े बड़े चट्टानों पर कुछ लिख दिया गया उसको शिलालेख बोलेंगे। स्तंभ लेख किसे कहते हैं? जो पिलर पर लिख दिया गया कुछ नोटिस वगैरह, उसको पिलर जो है एडिक्ट बोलेंगे या स्तंभ लेख बोलेंगे। गुहा लेख, जो गुफाओं में कुछ लिख दिया गया, गुहा लेख हो गया। उसके बाद 3 हमने इंपॉर्टेंट जो है नॉलेज दी आपको कि अभिलेख की खोजकर्ता किसने किया था? तो फैंथलर ने। किसने किया था? फैंथलर। सबसे पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसको मिली थी? जेम्स प्रिंसेस को मिली थी। अफगानिस्तान वाले इलाके में जितने भी अभिलेख मिले हैं उसको किस भाषा में लिखा गया? उसको ग्रीक व अरमाइक भाषा में लिखा गया है। पाकिस्तान वाले इलाके में जो भी अभिलेख मिले हैं उसको किस भाषा में लिखा गया? उसको खरोष्ठी भाषा में लिखा गया, खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है, जो कि दाईं से बाईं ओर लिपि है, भाषा नहीं है, लिपि है। ठीक है, मैं बता दूंगा कभी लिपि और भाषा में अंतर क्या होता है। अच्छा, ब्राह्मी लिपि जो है वो टोटल शेष भारत में, यानी कि भारत की जहाँ जहाँ अभिलेख मिले हैं वो सभी जो है किस लिपि में लिखे गए हैं? वो ब्राह्मी अभिलेख में लिखे गए हैं। अब दोस्तों क्या पढ़ना है समझिए। हम लोग 14 लॉन्ग रॉक एडिक्ट पढ़ेंगे, कुछ इनके लघु शिलालेख पढ़ेंगे, और हम जो है 7 लॉन्ग पिलर एडिक्ट पढ़ेंगे इस स्लाइड के बाद। तो चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं 14 लॉन्ग रॉक एडिक्ट, यानी कि 14 बृहत शिलालेख के बारे में। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो दोस्तों चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अशोक के जो 14 बृहत शिलालेख हैं वो कौन कौन से हैं और कहाँ से मिले हैं दोस्तों। तो देखिए 14 बृहत शिलालेख 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं, यानी कि 8 जगह से ये 14 शिलालेख मिले हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको किस तरह से तैयार करेंगे, क्या क्या लिखा गया है, किस लेख में क्या लिखा है, उसको मैं बता देता हूँ। आपकी स्क्रीन पे दोस्तों आ रहा होगा फोटो, तो पेज नंबर 12 पे आप देखेंगे लूसेंट में, तो आपको जो है 14 शिलालेख आपको मिल जाएंगे अशोक के, जो कि जो है 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान से इसको देखिए और इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, और उसके बाद इसका मैं डिटेल जो है वो आपको बता देता हूँ, पूरा समझा देता हूँ। ठीक है, तो एक बार इसको पढ़ लीजिए। चलिए देखते हैं पहला जो अभिलेख इनका मिला है
पहला जो शिलालेख मिला है अशोक का, उसमें क्या लिखा गया है, उसमें पशु बलि की निंदा की गई है, यानी कि हमें पशुओं की हत्या नहीं करनी है, विशेष करके गाय की। तो ऐसा अशोक ने कहा है। क्यों? क्योंकि कलिंग युद्ध को देख के वो ठान लेता है कि अब मुझे किसी की भी हत्या नहीं करनी है, अब मुझे भेरी घोष से धम्म घोष होना है। ये चौथे अभिलेख में लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले अभिलेख में क्या लिखा हुआ है कि हमें पशु बलि नहीं करना है, उसकी निंदा की गई है। ठीक है, अब लोग कर रहे हैं उसकी अलग बात है, लेकिन उन्होंने क्या लिखा है कि पशु बलि की निंदा अगर कोई करते हुए पकड़ा गया तो उसको दंडनीय अपराध मिलेगा। ठीक है, तो पहला अभिलेख समझ में आ गया। दूसरे अभिलेख में मनुष्य के साथ साथ पशु की चिकित्सा की व्यवस्था की गई है, यानी कि पहले के समय में मनुष्यों की ही सिर्फ वैद्य वगैरह दवा दिला देते थे या चिकित्सा कर देते थे, लेकिन अशोक ने उस अभिलेख में लिखा है, दूसरे अभिलेख में, कि पशु की भी क्या होनी चाहिए, चिकित्सा होनी चाहिए व्यवस्थित ढंग से। तो उसकी व्यवस्था उसने की है उस समय में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया दूसरा भी। तीसरा है राजकीय अधिकारियों का 5 वर्ष का अवलोकन। तो तीसरे अभिलेख में अशोक ने 3 जो है राजकीय अधिकारी को नियुक्त किया था। उन्होंने कहा था कि हर 5-5 वर्ष पे आपको जा कर के देखना है कि राज्य में कोई जो है परेशान तो नहीं है, मतलब किस तरह से व्यवस्था चल रही है। तो अवलोकन के लिए, देख रेख के लिए राज्य अधिकारियों की नियुक्ति की है। ठीक है, तो तीसरे अभिलेख में उसकी जानकारी मिलती है। उसके बाद चौथे अभिलेख जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट आपका चौथा अभिलेख है, इंपॉर्टेंट आपका 11वां अभिलेख है। आप कुछ मत याद करिएगा, लेकिन चौथा और 11वां और आपका 13वां जो है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। और बहुत इजी भी है, समझ लीजिए एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे मैं सारा समझा देता हूँ क्योंकि लूसेंट में सारा मेंशन है। तो 5वें अभिलेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की गई है। चौथे में बताया गया भेरी घोष से धम्म घोष। तो जब कलिंग का युद्ध होता है, वहाँ के लोगों को कटवा देता है जब अशोक, तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो वो कहता है कि अब मुझे किसी भी राज्य को अगर हथियाना है या किसी भी राज्य को अपने राज्य में मिलाना है, तो हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम धर्म के रास्ते से। तो भेरी घोष मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, भेरी घोष से धम्म घोष के रास्ते को अपनाया है। किस अभिलेख में ऐसा लिखा हुआ है? चौथे अभिलेख में। 5वें अभिलेख में लिखा है धर्म महामात्रों की नियुक्ति, यानी कि धर्म को प्रचार करने के लिए। धर्म महामात्र मतलब हुआ कि धर्मों के प्रचार करने वाले मंत्री, जो धर्मों को प्रचार करेंगे, उनकी नियुक्ति की है किसमें? 5वें अभिलेख के अनुसार। तो ये भी समझिएगा। 6वां जो अभिलेख है वो आत्मनियंत्रण करने की शिक्षा, यानी कि अपने आप को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके कुछ नियम लिखे गए हैं किसमें? 6वें अभिलेख में। 7वें और 8वें अभिलेख में, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन मिलता है। अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन, कि वो कब लुम्बिनी गया था, कब वो बोध गया गया, कब जो है कलिंग का युद्ध लड़ा गया, मतलब इनकी तीर्थ यात्रा। कलिंग का युद्ध की बात 13वें अभिलेख में होगी। ठीक है, इनकी यात्राओं के बारे में, इन्होंने बहुत सारी यात्राएं की। जब ये कलिंग युद्ध के बाद जो है इनका हृदय परिवर्तन होता है, तो ये धर्म के रास्ते पे चलने लगते हैं और बहुत सारी यात्राएं करते हैं। उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? 7वें और 8वें अभिलेख में। और कोई पूछेगा कि जो अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख है वो कौन सा है? वो 7वां अभिलेख है, सबसे बड़ा है। क्या है? सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है? 7वां अभिलेख है, जिसमें अशोक के तीर्थ यात्राओं का वर्णन मिलता है। 9वां अभिलेख में दोस्तों सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का वर्णन किया गया है, कि हमारी शिष्टाचार कैसे होनी चाहिए, हमें किस तरह से लोगों के सामने पेश आना चाहिए, उसके बारे में जो है बताया गया है 9वें अभिलेख में। तो 9वां भी समझ में आ गया आपको। 10वां अभिलेख, राजा को प्रजा की हमेशा हित करनी चाहिए। तो जो 10वां अभिलेख है, सॉरी कौन सा, हाँ 10वां अभिलेख है, 10वें शिलालेख में क्या बताया है अशोक ने, कि हमें, अगर हम राजा हैं तो अधिकार दिया उन्होंने कि अगर आप राजा हैं किसी राज्य के, तो आपको हमेशा अपनी प्रजा के हित के बारे में ही सोचना है। ऐसा अधिकार दिया था। किस शिलालेख के माध्यम से? आपके 10वें शिलालेख के माध्यम से। 11वें में धम्म की व्याख्या की गई है। तो अशोक के जो धम्म है, धम्म आप सभी लोगों को मैंने बताया था इसके पहले वाली वीडियो में। धम्म मतलब होता है दोस्तों नैतिक नियमों का संकलन। धम्म कोई धर्म नहीं होता है। धम्म मतलब कुछ पॉइंट्स, कुछ नोटिस आपको मिलेंगी, उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जीवन जो है वो परिवर्तन हो सकता है, आपकी जीवन जो है अच्छे रास्ते पे चलने लगेंगे। उसको धम्म बोलते हैं। धम्म मतलब उचित विचारों का संकलन ही धम्म कहलाता है। उसके बारे में जानकारी 11वें में मिलती है। 12वें में
स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की गई है कि स्त्री की जितने भी विचार विमर्श हैं सारी जो है वो राजा सुने, मतलब स्त्रियों में कोई भेदभाव ना हो, इसके लिए स्त्री महामात्र की भी नियुक्ति की गई है 12वें अभिलेख में। 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन, तो सभी लोगों को पता है दोस्तों, कलिंग युद्ध के बारे में हमने पूरा डिटेल जो है बताया है, अगर नहीं देखा है तो जाइए वीडियो देखिए। तो कलिंग युद्ध की पूरी जानकारी आपको 13वें अभिलेख से मिलती है, शिलालेख से। 14वां जो शिलालेख है उसमें धार्मिक जीवन जनता को बिताने के लिए प्रेरित किया है, यानी कि जो राजा अशोक थे वो जनता से बोलते हैं कि आज से आप सभी लोगों को धार्मिक जीवन व्यतीत करना है, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। तो ऐसा जो बात लिखा गया है वो 14वें जो है शिलालेख में लिखा गया है। तो आई होप दोस्तों ये आपके 14 जो बृहद शिलालेख हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएं। इसमें कुछ ही इंपॉर्टेंट है उसको आप ध्यान रखिएगा, तो इसको एक बार पढ़ लेंगे तो क्लियरिटी आपको आ जाएगी, ठीक है। अब कुछ और शिलालेख हैं इनके, उसके बारे में भी स्टडी हमने कर चुका है ऑलरेडी, कि जब हम पढ़ रहे थे कि अशोक का नाम किस तरीके से आया था, तो वहाँ हमने पढ़ा था। तो एक बार और देख लीजिए कि गुर्जरा जो कि मध्य प्रदेश में मिला है एक शिलालेख, वो जो है उसमें अशोक नाम मिलता है, अशोक का नाम लिखा हुआ है उसमें। मास्की, नेत्तूर, उडेगोलम ये कर्नाटक से मिला हुआ है, इसमें भी अशोक नाम लिखा गया है। और कनगनहल्ली जो कि कर्नाटक से है, इसमें अशोक ने खुद को क्या कहा है, राजा कहा है। तो राणियों अशोक या राजा अशोक के बारे में चर्चा की गई है। इसके बारे में हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था कि जब हम पढ़ा रहे थे अशोक के बारे में, ठीक है। तो ये 14 जो है आपके शिलालेख हो गए। अब 7 स्तंभ लेख हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी चर्चा करते हैं। फिर मौर्य साम्राज्य मेरा पूरा खत्म हो जाएगा, अशोक के बारे में सारी जानकारी हो जाएगी। फिर हम लोग पढ़ेंगे ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में। तो 7 स्तंभ लेख के बारे में आप लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए 7 स्तंभ लेख। हाँ तो चलिए दोस्तों जल्दी से बात कर लेते हैं हम लोग अब अशोक के 7 स्तंभ लेख के बारे में, जो 6 अलग अलग स्थानों से पाया गया है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक दोस्तों 5 मिनट देखिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अशोक के 7 स्तंभ लेख हैं जो कि 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इसमें से सबसे पहला जो अभिलेख है वो दिल्ली टोपरा का स्तंभ लेख है। अब समझिए दिल्ली टोपरा इसका नाम क्यों पड़ा। पहले ये स्तंभ लेख कहाँ पे था? टोपरा एक जगह है जो दिल्ली से थोड़ी आगे हरियाणा वाले इलाके में पड़ती है, टोपरा। तो टोपरा पहले ये अभिलेख था। फिर आता है एक जो है राजा हमारे जो है भारत में, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक क्या करता है, उस लेख को टोपरा से ला करके दिल्ली में जो है स्थापित कर देता है, क्योंकि दिल्ली में एक तुगलकपुर जगह है, वही उसकी क्या है, राजधानी है। वहीं पे जो है उस अभिलेख को ला करके जो है व्यवस्थित कर देता है, तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया दिल्ली टोपरा अभिलेख। यानी कि टोपरा से दिल्ली लाया गया था ये स्तंभ लेख, इसीलिए इसका नाम पड़ा दिल्ली टोपरा। और ये किसने लाया था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था। तो पहला आपको स्तंभ लेख याद हो गया होगा कि दिल्ली टोपरा अभिलेख प्रेजेंट टाइम में ये दिल्ली में है। और किसके द्वारा दिल्ली लाया गया था? पहले ये टोपरा था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये टोपरा से दिल्ली लाया गया था। दिल्ली मेरठ अभिलेख सेम टू सेम वही हाल हुआ था। यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक की राजधानी थी तुगलकपुर में, एक जगह है तुगलकपुर जो कि दिल्ली में ही पड़ता है। वो क्या किया, मेरठ में एक अभिलेख था उसको भी ला करके दिल्ली में ही रख दिया, तो दिल्ली मेरठ अभिलेख नाम पड़ गया। वो भी फिरोज शाह तुगलक मेरठ से दिल्ली लाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे कि फिरोज शाह तुगलक के समय में 2 अभिलेख को दिल्ली लाया गया था और उसी से उसका नाम पड़ गया। एक तो टोपरा को दिल्ली लाया गया था, एक को मेरठ अभिलेख को दिल्ली लाया गया था। तो दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, आप समझ गए होंगे। तो 2 अभिलेख ये हैं। प्रयाग स्तंभ लेख, अब ये प्रयाग स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में था। कहाँ पे था? कौशाम्बी, जो कि बिहार वाले इलाके में है। तो कौशाम्बी से उखड़वा करके ये कहाँ लेके चला गया? अकबर। कौन था? अकबर। अकबर ने कौशाम्बी से इसको प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद पहले बोला जाता था, अभी तो प्रयागराज हो गया है, इलाहाबाद में उसका किला था, वहाँ पे ले जाकर के इसको स्थापित कर देता है। कौन? अकबर। तो फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा को दिल्ली लाया, मेरठ को दिल्ली लाया, और जो अकबर भाई साहब थे वो क्या किए, वो जो है कौशाम्बी अभिलेख को, जो कि रानी का भी अभिलेख कहा जाता है, उसको प्रयागराज में लेके आए, तो उसका नाम पड़ गया प्रयाग स्तंभ लेख। तो इतनी जानकारी हमें लेनी है इसके बारे में। तो इस लेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं, जो को कौशाम्बी, जो मतलब कौशाम्बी अभिलेख था, ठीक है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं। और
जो आपका चौथा है वो रामपुरवा है जो कि बिहार में पाया गया है। लौरिया अरेराज है, ये भी बिहार में पाया गया है। लौरिया नंदनगढ़, ये भी बिहार है। तो 3 अभिलेख आपको कहाँ मिलेंगे? बिहार वाले इलाके मिलेंगे। देखिए आपसे जगह का नाम पूछा जा सकता है, जैसे पूछा जाएगा दिल्ली मेरठ अभिलेख कहाँ पे है, तो दिल्ली में तुगलकपुर जगह है, वहाँ पे है। ठीक है, किसने लाया था मेरठ से दिल्ली? आपको जो है फिरोज शाह तुगलक लाया था। तो ये इस तरह से आप आंसर देंगे चीज़ों को। रामपुरवा, लौरिया रेज, लौरिया नंदनगढ़, ये बिहार में है। अब देखिए रामपुरवा वाले में आपको ध्यान रखना है कि ये 1872 ईस्वी में कार्लायल द्वारा खोजा गया था। तो इतनी जानकारी आप रखेंगे, कहाँ पे है? बिहार में। लौरिया नंदनगढ़ जो अभिलेख है इसमें मोर का चित्र मिलता है। क्या मिलता है? मोर का चित्र मिलता है, जो कि बिहार में है ये अभिलेख। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट जीके तो यही पूछा जाएगा कि अशोक के सबसे छोटे जो अभिलेख थे, जो सबसे छोटा स्तंभलेख था, उसका नाम था रुम्मीदेई अभिलेख। क्या नाम था? रुम्मीदेई। और रुम्मीदेई कहाँ पे पाया गया था? नेपाल लुम्बिनी वाले इलाके में पाया गया था, जहाँ पे जो है भगवान बुद्ध का जो है जन्म होता है। ठीक है, तो सबसे छोटा स्तंभलेख है रुम्मीदेई। सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है? 7वां अभिलेख है। 7वां 8वां सबसे बड़ा अभिलेख है, सबसे छोटा रुम्मीदेई आप याद रखेंगे। और कुछ एक और याद रखेंगे जी के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ऐसा कौन सा अभिलेख है जो द्विभाषी अभिलेख है, जो कि ग्रीक व अरमाइक दोनों भाषा में लिखा गया है? उसका नाम है सार-ए-कुना अभिलेख। तो ये अभिलेख काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने मौर्य साम्राज्य के अभिलेख के बारे में बात किया, जिसमें अशोक के अभिलेख आते हैं। पूरी जानकारी मैंने दोस्तों इस वीडियो में आपको दी। तो हो सकता है वीडियो ये थोड़ा बड़ा बन गया हो। मैं कोशिश करता हूँ कि एक टॉपिक को लिया जाए तो वीडियो में पूरा जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए, तभी आगे बढ़ा जाए। तो अब अगली वाली वीडियो से हम लोग ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। आपका मौर्य साम्राज्य यहीं पे ख़त्म होता है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस तरह से पढ़ना आपको अच्छा लगता है या नहीं ज़रूर हमको बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे जोश एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।